हाय फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको यूपी बोर्ड क्लास 10 साइंस फिजिक्स चैप्टर 1 प्रकाश लाइट पढ़ाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो हमारा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला है प्रकाश की डेफिनेशन। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ये प्रकाश की डेफिनेशन होती है। अब प्रकाश के गुण प्रॉपर्टीज क्या होती है? प्रकाश के गुण निम्नलिखित है। पहला है प्रकाश सरल रेखा में गमन कर सकती है। दूसरा है प्रकाश विद्युत चुम्बकीय विकिरणों के रूप में चलती है। और तीसरा है प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजर सकता है, लेकिन वह अपारदर्शी माध्यम से गुजर नहीं सकता। चौथा, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। दोस्तों, ये निर्वात में भी जो प्रकाश है वो गमन कर सकता है। निर्वात मतलब जहाँ पर वायुमंडल ना हो। पांचवा है चमकदार सतहों से प्रकाश का परावर्तन होता है। किसी भी चमकदार सतह से वो टकराएगा तो वह उसका परावर्तन हो जाएगा। प्रकाश के आधार पर वस्तुएं दो प्रकार की होती है। पहले होती है प्रदीप्त वस्तुएं, इसे हम इंग्लिश में ल्यूमिनस बॉडी कहते हैं। वे वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है अथवा प्रकाश उत्सर्जित कर सकते हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। जैसे सूर्य हो गया, तारा हो गया, बल्ब हो गया, जुगनू हो गया, कुछ भी हो गया उस आदि। और दूसरा होता है अदीप्त वस्तु या अप्रदीप्त वस्तु, इसे इंग्लिश में हम कहते हैं नॉन ल्यूमिनस बॉडी। वे वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश अपना नहीं होता है अथवा ये प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर सकते आदित्य वस्तु कहलाती है। जैसे चंद्रमा हो गया, ग्रह हो गया आदि। जैसे हम मेज हो गया, कुर्सी हो गया, कुछ भी कर सकते हैं। ये सब आदित्य वस्तुएं होती हैं। इनमें हम कुछ विद्युत कुछ भी ऊर्जा देंगे लेकिन यह प्रकाश नहीं उत्सर्जित करेगी। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश की किरणें किसी माध्यम से चलकर अपारदर्शी माध्यम से टकराती हैं तब प्रकाश किरणें अपारदर्शी माध्यम से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती हैं। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब जब प्रकाश किरणें हैं वो किसी भी माध्यम से चलकर अपारदर्शी माध्यम से टकराएगी तब वह किरणें अपारदर्शी माध्यम से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाएगी। प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। यह दो प्रकार का होता है। पहला नियमित परावर्तन, दूसरा अनियमित या विसरित परावर्तन। नियमित परावर्तन, जब प्रकाश किरणें किसी परावर्तक तल से टकराकर नियमित रूप से परावर्तित होती है तब इसे नियमित परावर्तन कहते हैं। मतलब जो नियमित परावर्तन होती है किसी भी चिकनेदार सतह से टकराएगी और वो नियमित रूप से परावर्तित होगी। ये फिगर में दिखाया गया है। इस नियमित परावर्तन को इंग्लिश में स्मूथ रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये आपतित किरण आ रही है, परावर्तित होकर माध्यम में चली जा रही है नियमित रूप से। अब आता है दूसरा नियमित या विसरित परावर्तन। जब प्रकाश किरणें किसी खुरदरे पृष्ठ से परावर्तित होकर विभिन्न दिशाओं में अनियमित रूप से परावर्तित हो जाते हैं, इस प्रकार की किरणें अनियमित परावर्तन कहलाती हैं। मतलब जब किसी भी एक खुरदरे पृष्ठ से टकराएगी और अनियमित रूप से इधर उधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो उसी को हम विसरित परावर्तन कहते हैं, जो फिगर में दिखाया गया है। अब नोट, जो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, हमें वस्तुएं विसरित परावर्तन के कारण ही दिखाई देती हैं। आता है परावर्तन के नियम, लाज ऑफ रिफ्लेक्शन। प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। और दूसरा है आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण स्मॉल आई परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण स्मॉल आर के बराबर होता है, अर्थात एंगल आई इक्वल एंगल आर। ये दिखाया गया है दोस्तों फिगर में। ये दर्पण का ये परावर्तक तल है और ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये बीच में जो अभिलंब खींचा गया है एन। अब आता है दर्पण, इंग्लिश में मिरर। दर्पण कांच का काटा हुआ एक भाग होता है जिसके एक पृष्ठ पर पालिश कराई करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाता है। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला समतल दर्पण, इंग्लिश में प्लेन मिरर। दूसरा गोलीय दर्पण, इंग्लिश में स्फेरिकल मिरर। अब आता है समतल दर्पण, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। साधारण घरों में यूज होता है। समतल दर्पण के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ अ प्लेन मिरर। समतल दर्पण के गुण निम्नलिखित हैं। पहला, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी व सीधा होता है। दूसरा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर ही बनता है। तीसरा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर आवेग वस्तु से रखी होती है। मतलब जब यहाँ पर 20 मीटर से हम खड़े हैं तो दर्पण के अंदर उसके 20 मीटर ही पीछे हमारा प्रतिबिंब बनेगा। चौथा, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब पार्श्व परावर्तित होता है। इसका उपयोग दैनिक जीवन में व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। ये दिखाया गया समतल दर्पण का फिगर। अब आता है दूसरा गोलीय दर्पण, इंग्लिश में कहते हैं स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है
जिसके एक पृष्ठ पर पालिश कलई करके दूसरा पृष्ठ परावर्तक बना दिया जाता है। यह दो प्रकार के होते हैं। ये देख सकते हैं फिगर दोस्तों गोलीय दर्पण का। गोलीय दर्पण वह होता है दोस्तों दर्पण जो खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, जिसके एक पृष्ठ पर पालिश कलई किया जाता है, दूसरा पृष्ठ परावर्तक होता है। अब इसके दो जो प्रकार हैं, अवतल दर्पण, इसे इंग्लिश में कॉनकेव मिरर कहते हैं, दूसरा है उत्तल दर्पण, इंग्लिश में कहते हैं इसे कॉन्वेक्स मिरर। पहला आता है अवतल दर्पण। वह गोलीय दर्पण जिसमें उभरे हुए पृष्ठ पर पालिश कलई कर कर दबे हुए तल को परावर्तक बना दिया जाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। ये फिगर में दिखाया गया है दोस्तों, उभरे हुए पृष्ठ पर कलई किया गया है और जो धंसा हुआ है वो परावर्तक है। दूसरा है उत्तल दर्पण। वह गोलीय दर्पण जिसमें दबे हुए पृष्ठ पर पालिश कलई करके उभरे हुए तल को परावर्तक बना दिया जाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। मतलब दोस्तों जो दबा हुआ तल रहता है उसमें कलई किया जाता है, उभरा हुआ तल रहता है वह परावर्तक तल होता है। इसे दोस्तों आप ट्रिक्स याद कर सकते हैं, जिससे अवतल, अव मतलब अंदर की ओर इसका परावर्तक होता है, उ मतलब ऊपर की ओर इसका परावर्तक तल होता है। अब गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं ये देखिए दोस्तों फिगर में दिखाया गया है। ये दोस्तों ये जो दिखाया गया है ये मुख्य अक्ष है, सी मुख्य अक्ष है, ये वक्रता केंद्र सी है, ये वक्रता त्रिज्या सी है, ये वक्रता त्रिज्या आर है दोस्तों, सॉरी सी नहीं, वक्रता त्रिज्या आर है, और ये स्मॉल एफ है दोस्तों, इसे हम फोकस दूरी कहते हैं, और ये कैपिटल एफ है, इसे हम फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं, और जो बीच में दोस्तों है पी से पोल, इसे कहते हैं ध्रुव। ये अवतल दर्पण का दोस्तों फिगर दिखाया गया। अब ये दोस्तों जो ये स्मॉल एफ है फोकस दूरी, इसका जो डिफिनेशन होता है दोस्तों मुख्य फोकस से लेकर ध्रुव तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। समझ में आ गया दोस्तों फोकस दूरी क्या होती है। अब दोस्तों यहाँ पर हम डिफिनेशन सबका जान लेते हैं। ये देखिए दोस्तों वक्रता केंद्र का डिफिनेशन जान लेते हैं। गोलीय दर्पण जिस गोले के से कटा कर बना होता है उस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। ये देखिए दोस्तों ये देख लीजिए यहाँ पर जो गोल दिख रहा है दोस्तों, ये मेरा इससे कटा है। अभी देखो तो ये जो पॉइंट दिख रहा है बीच में दोस्तों, यही इसका वक्रता केंद्र होगा। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों वक्रता केंद्र कहाँ पर है, बीच में, तो ये क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र। अब आता है द्वारक। गोलीय दर्पण के सबसे ऊपरी बिंदु पर तथा सबसे निचले बिंदु को दर्पण का द्वारक कहते हैं। इसे M1 व M2 से प्रदर्शित करते हैं। ये देखिए दोस्तों M1 या M2 ये क्या कहलाएगा, द्वारक। अब आता है हमारा तीसरा डिफिनेशन, वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण जिस गोले से कटा कर बना होता है उस गोले का त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या आर इस कैपिटल आर कहते हैं। ये देखिए दोस्तों ये गोलीय दर्पण था, अब इसे जब काटा गया तो ये यहाँ पर दोस्तों ये देखिए कैपिटल आर यहाँ पर बन रहा है दोस्तों, तो ये वक्रता त्रिज्या कहलाता है। अब आता है ध्रुव। गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव, इसे स्मॉल कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों दिखा रहा है। अब आता है हमारा अगला मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। वक्रता केंद्र तथा दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ये देखिए दोस्तों मुख्य अक्ष देख सकते हैं दोस्तों, ये देख सकते हैं दोस्तों मुख्य अक्ष ये है कैपिटल एफ, और ये और है हमारा दोस्तों आगे फोकस दूरी। मुख्य फोकस तथा दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी, इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ये दोस्तों हम बताए थे। ये देखिए दोस्तों फोकस या मुख्य फोकस से लेकर ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। अब आता है फोकस दूरी स्मॉल एफ तथा वक्रता त्रिज्या इस कैपिटल आर में संबंध। ये देखिए दोस्तों स्मॉल एफ इक्वल आर अपॉन 2, तो 2 स्मॉल एफ इक्वल कैपिटल आर, अतः फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनने के नियम। गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनने के मुख्यतः 3 नियम है। पहला, जब प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलकर दर्पण से टकराती हैं, टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं। ये देखिए दोस्तों फिगर दिखाया गया है दोस्तों, ये जब प्रकाश के मुख्य अक्ष के समांतर, देखिए दोस्तों मुख्य अक्ष के समांतर चल रही हैं और दर्पण से टकराने के बाद वह देख लीजिए दोस्तों मुख्य फोकस से होकर गुजर कर जाती हैं। तो ये पहला नियम हो गया प्रतिबिंब बनने का। और दूसरा नियम है, जब प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र से गुजरती हैं, दर्पण से टकराने के पश्चात पुनः वक्रता केंद्र से होकर परावर्तित हो जाती है। ये देखिए दोस्तों वक्रता त्रिज्या वक्रता केंद्र से आई और पुनः ही वक्रता केंद्र की ओर लौट जाती हैं। और तीसरा नियम है, यदि प्रकाश किरणें मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं, मुख्य फोकस से होकर ये देखिए दोस्तों गुजर रही है
तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर ये देखिए दोस्तों चली गई है। तो ये तीसरा नियम था। अब आता है दोस्तों प्रतिबिंब इमेज। यह दो प्रकार की होती है। पहली वास्तविक प्रतिबिंब, इसे रियल इमेज कहते हैं। दूसरा आभासी प्रतिबिंब, इसे वर्चुअल इमेज कहते हैं। जब प्रकाश किरणें किसी वस्तु से सर्कल दर्पण से टकराकर जिस बिंदु पर आपस में मिलती हैं वह बिंदु बिंब का प्रतिबिंब कहलाता है। अब यदि प्रकाश किरणें वास्तविक रूप से मिलती हैं तो इस प्रकार बना प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है, और यदि प्रकाश किरणें आभासी रूप से मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो इस प्रकार बना प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। अब आता है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। पहला, जब वस्तु अनंत पर हो। दूसरा, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य हो। तीसरा, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। और चौथा है जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के मध्य हो। और पांचवा है जब वस्तु फोकस पर हो। और छठवा है जब वस्तु फोकस व ध्रुव के मध्य हो। अब इसका डिफिनेशन दोस्तों स्पष्टीकरण देख लेते हैं दोस्तों। जब वस्तु अनंत पर हो दोस्तों, जब वस्तु अनंत पर होती है तब इस प्रकार मिलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के बाद फोकस पर मिलती हैं दोस्तों। इस प्रकार वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर वास्तविक उल्टा और वस्तु के बहुत छोटा तथा दर्पण के फोकस तल पर बनता है। देखिए दोस्तों फिगर दिखा रहा है दोस्तों। अब आता है जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य हो। जब इस प्रकार होगा दोस्तों, इस प्रकार स्थित वस्तु से चलकर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के बाद फोकस से गुजरती हैं तथा वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के बाद वक्रता केंद्र से दर्पण में चली जाती है। दोस्तों फिगर दिखाया गया है, इसी के माध्यम से आप समझ सकते हैं। इस प्रकार दोनों किरणों के कटान बिंदु पर बना प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा और वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा तथा वक्रता केंद्र व फोकस के मध्य में फोकस तल पर बनता है। अब आता है दोस्तों जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। वक्रता केंद्र पर स्थित वस्तु से निकलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराकर फोकस से गुजरती हैं तथा दूसरी किरण फोकस से होकर दर्पण से टकराने के पश्चात वक्रता केंद्र के नीचे जिस बिंदु पर मिलती है वह बिंदु बिंब का प्रतिबिंब होता है। यह प्रतिबिंब बिंब के बराबर उल्टा वास्तविक तथा फोकस तल में बनता है। अब आता है दोस्तों जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस की मध्य हो। वक्रता केंद्र तथा फोकस के मध्य स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बड़ा होगा और दर्पण के वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में बनता है। ये देखिए दोस्तों फिगर दिखाया गया है किस प्रकार बन रहा है। और अब आता है दोस्तों जब वस्तु फोकस पर स्थित हो। मुख्य फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनता है और वस्तु से बहुत बड़ा तथा अनंत पर बनता है। ये देखिए दोस्तों फिगर में दिखाया गया है। अब आता है छठवा, जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के मध्य हो। दोस्तों जब मुख्य फोकस तथा ध्रुव के मध्य स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बड़ा तथा दर्पण के पीछे बनता है। देख सकते हैं दोस्तों ये फिगर। अब आता है दोस्तों ये देखिए दोस्तों अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की स्थिति की सारणी ये पूरी दी गई है दोस्तों। वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब के आकार, वास्तविक, उल्टा या सीधा। जब वस्तु अनंत पर होगी दोस्तों तो बहुत प्रतिबिंब का आकार छोटा होगा और वह फोकस इस कैपिटल F पर बनेगा और वह सदैव वास्तविक और उल्टा बनेगा। और जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य होगी तो वह वस्तु से छोटा बनेगा और फोकस तथा वक्रता केंद्र के मध्य बनेगा और वह वास्तविक एवं उल्टा होगा। और तीसरा, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगा तब वस्तु के बराबर होगा और वक्रता केंद्र पर बनेगा और वस्तु वास्तविक एवं उल्टा होगा। चौथा, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के मध्य होगा तब वस्तु से बड़े बनेगा और वक्रता केंद्र तथा अनंत के मध्य बनेगा और वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। और जब वस्तु फोकस पर स्थित हो तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा और अनंत पर बनेगा और वास्तविक एवं उल्टा होगा। अब छठवां, जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के मध्य होगा तो वस्तु से अत्यधिक बड़ा बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा और वास्तविक एवं सीधा बनेगा। अब दोस्तों आप इसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। ये जब वस्तु अनंत पर होगा तब दोस्तों बहुत छोटा बनेगा और दोस्तों जब वस्तु फोकस पर होगा तो वह वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। जब अनंत पर होगा दोस्तों वस्तु तब वह फोकस पर बनेगा और जब फोकस पर स्थित होगा तो वह अनंत पर बनेगा। इसी के ट्रिक से आप दोस्तों इसे याद कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसका पार्ट 2 का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। धन्यवाद।